नव युग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, यही हमारा नारा है। सद्विचार घर घर पहुँचाएं, यह कर्तव्य हमारा है। चलो बढ़ें, कुछ अच्छा कर लें, युग ने हमें पुकारा है। धरती स्वर्ग बनाएंगे, ये शुभ संकल्प हमारा है। सदियों से ही भारत कृषि प्रधान देश रहा है और उसका प्रमुख आधार रहा है गांव और गौ आधारित कृषि। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवताओं का निवास है। गौ माता के प्रति सम्मान और पूजन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि आज गौ माता की उपेक्षा ही नहीं, घोर अत्याचार भी किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत के प्रमुख संतों, बुद्धिजीवियों और गौ प्रेमियों ने गौ रक्षा का एक विशेष अभियान चलाया है, जिसका नाम दिया है विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा। यह यात्रा विजयदशमी से शुरू होकर मकर संक्रांति 2010 तक चलेगी। अखिल विश्व गायत्री परिवार प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या इस महाअभियान के अध्यक्ष हैं। उनके नेतृत्व में शांति कुंज में गौ रक्षा अभियान से जुड़े स्वयं सेवकों का एक शिविर आयोजित हुआ। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की एक झलक। चलो गौवंश को अपने बचाने की शपथ ले लें। चलो गौवंश को अपने बचाने की शपथ ले लें। अमर उस देव वाणी को सुनाने की शपथ ले लें। अमर उस देव वाणी को सुनाने की शपथ ले लें। संस्कृति की बनी पहचान गौ माता। हमारी देव संस्कृति की बनी पहचान गौ माता। बनी पहचान गौ माता। उसी संस्कृति को अपनी फिर बचाने की शपथ ले लें। उसी संस्कृति को अपने फिर बचाने की शपथ ले लें। चलो गौवंश को अपने बचाने की शपथ ले लें। चलो गौवंश को अपने बचाने की शपथ ले लें। अमर उस देव वाणी को सुनाने की शपथ ले लें। अमर उस देव वाणी को सुनाने की शपथ ले लें। बचाने की शपथ ले लें। सुनाने की शपथ ले लें। बोलो गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। गायत्री माता की जय। गाय बचेगी तो देश बचेगा। इस विषय पर मैं आमंत्रित करता हूँ विश्व मंगल गौग्राम यात्रा में आए हुए हमारे आदरणीय सुनील मानसिंह जी का कि आप आएँ और अपने विचार
हम सबके सामने प्रस्तुत करें। मान सिंह जी। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी को सादर नमन करते हुए हमारे सबके मार्गदर्शक परम पूज्य डॉक्टर प्रणव जी, हमारे सभी वरिष्ठजन, मातृशक्ति कार्यकर्तागण, हम सबके लिए बड़ा अत्यंत सौभाग्य का विषय है हरि के द्वार पर और गायत्री माता के सारे देश के देशभक्तों के बीच में गोवंश रक्षा का ये संदेश। पीछे आपको दिख रहा है विश्व मंगल गोग्राम यात्रा, आने वाले विजयादशमी से, जिसका विशद वर्णन और विवेचन माननीय सावला जी करने वाले हैं। ये जरूर कहना होगा कि हमारे इस सनातन धर्मीय देश में गोवंश और गौ, जिसको हमने माता कहा, कामधेनु कहा, गोधन, पता नहीं कितने विशेषण, उस देश को तथाकथित स्वतंत्रता के 62 वर्षों के बाद, 62-63 वर्षों के बाद उस माँ का परिचय कराने की आवश्यकता सामने आ रही है कि गोवंश का महत्व क्या है, गोवंश क्या क्या देता है, और गोवंश से हम केवल हमारा अपना जीवन नहीं, पूरे देश की व्यवस्था, वो समाज की हो, जीवन की हो, अर्थव्यवस्था, सारा कुछ ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए आज का ये दिन हमारे सबके लिए, क्योंकि 2 दिन की ये बैठक यहाँ चल रही है, कि ज्ञानपीठ से हम सबको ये देखना है कि ये सारा संदेश जो घर घर तक पहुँचाना है और इस कार्य में सबको लगाना है। केवल हम इसका पालन करें ऐसा नहीं, क्योंकि गोवंश पालन का कोई पर्याय नहीं, गोपालन की तरफ पूरे देश को ले जाना पड़ेगा। गोवंश रक्षा इसका कोई दूसरा पर्याय नहीं, गोवंश रहा तो हम रहेंगे। क्योंकि आपने अनुभव किया होगा, हमारे देश में शायद ही कोई प्रांत है जहाँ किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है, जहाँ एक प्रकार से बहुत सारे प्रांतों में पानी के जो भीषण अकाल जैसी स्थिति, उज्जैन जैसी नगरी में 3-4 दिन में एक बार पानी आ रहा है, जो महाकालेश्वर जी का क्षिप्रा नदी का हमारा तट रहा है। ऐसे कई स्थान हैं जो भीषण पानी के अभाव से जूझ रहे हैं। तो ऐसी प्रकृति के प्रकोप की और अन्य बहुत सारी विपरीत स्थितियाँ वो गोवंश के रहने से ठीक हो सकती है। तो थोड़ा हम इसका विवेचन करेंगे, इसका थोड़ा सा हम ध्यान में लेंगे कि इस काम में हमारी सहभागिता क्या हो सकती है। सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे यहाँ, हमारे देश को कृषि प्रधान देश कहा गया। गाय, अन्य पशुपालन, इसका गोवंश का कृषि से सीधा संबंध रहा है। रासायनिक खेती, ट्रैक्टर की खेती या मशीनीकरण से, ये सब की वजह से गोवंश दूर होता गया। आज किसान को ऐसा लगा कि जब तक दूध दे रही है गाय, तब तक वो प्रोडक्टिव या उत्पादन देने वाली है, उत्पादक है, अन्यथा वह बिना दूध की खाली गाय, महाराष्ट्र में उसको भाकड़ या अन्य स्थानों पर अलग अलग नाम से बोलते हैं, यानी वो उत्पादन नहीं दे रही। और जबकि शास्त्र में बताया है गोमय वस्ते लक्ष्मी, दूधमय वस्ते लक्ष्मी नहीं है। बिना रसायन की खेती इस युग का बहुत बड़ा महत्व का संदेश, क्योंकि गोवंश खेती में ही बचेगा। शहरों में या जिसको बोलते हैं बहुत बड़े बड़े महानगरों में बिल्कुल नहीं बचाया जा सकेगा, वो गांव की ओर हमको ले जाना पड़ेगा। तो गोवंश आधारित खेती, जिसको कामधेनु कृषि बताया गया, इसमें गोबर गैस से ऊर्जा, गोबर गैस से स्लरी का बड़ा अच्छा उपयोग है। और बहुत सारे किसान तो इतना भी कर रहे हैं कि गोबर गैस से अच्छे जनरेटर भी चला रहे हैं। केवल ईंधन रूप में नहीं, उससे बिजली भी उत्पन्न हो रही है। और उसके बाद वो बिजली उत्पादन के बाद चारा कटाई की मशीनें या अन्य बहुत सारी बैल आधारित उपकरण, वो भी साथ में चल रहे हैं। तो गोवंश की समग्र उपयोगिता, ये किसान से, खेती से, जो वास्तव में स्वावलंबी की, जो किसान को एक आत्मसम्मान की ओर ले जाने वाली, स्वाभिमान का जीवन देने वाली ऐसी खेती, इसका प्रशिक्षण, इसकी जानकारी अपने जो भी केंद्र हैं देश में, बहुत सारी, लगभग आज 350-400 गौशालाएँ ये सब उत्पादन कर रही हैं। ये प्रशिक्षण लेना, ये जानकारी आपस में आदान प्रदान, इसका साहित्य और इसको अपनाना, इसके साथ साथ पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, कुछ हम शायद सबको नहीं दे पाए। ये यहाँ पर अपने प्रायोगिक जो उत्पादन, पीछे अपनी गौशाला जो देव संस्कृति में है, गोमूत्र अर्क और बहुत सारी औषधियाँ यहाँ भी बन रही है। गोमूत्र अर्क आप सबने देखा होगा, ये विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि है। गोमूत्र अर्क से पेट के अल्सर, और हमारी गर्भवती माताएं फाइनल 1-2 दिन उस समय ले सकती है, अन्य सारे रोग
कोई गिनती की जरूरत नहीं। कभी कभी हमारे कुछ लोग उसको गिनती में बोलते हैं 100 रोग, 200, 500, कुछ भी गिनने की आवश्यकता नहीं। मनुष्य शरीर के सारे रोग, पेट में बहुत ज़्यादा अल्सर उसको छोड़ दिया, गर्भवती माताएं बीच में नहीं लें, फाइनल 1-2 दिन में नॉर्मल डिलीवरी होगी। सोरियोसिस, एक्जिमा जिसको त्वचा के रोग हैं, पेट की जिसको पीलिया, कामला, आगे जाके हेपेटाइटिस, किडनी यानी हमारा वृक्क रोग जिसमें किडनी में किडनी स्टोन यानी पथरी होती है, कभी कभी जो हमारे गुर्दे काम नहीं करते, मधुमेह, रक्तचाप और ऐसे बहुत सारे रोग, सामान्य बुखार आने से कफ खांसी या किसी को दमा, उसमें आंसू भी बन रहा है, और कैंसर तक। इस समय विश्व में इस औषधि की पूरे विश्व में मांग, ऐसा हम बोल सकते हैं। अमेरिका के भी 3 वैज्ञानिक इस पर जिंदा हैं। अपने अन्य बहुत केंद्रों से सब जाता है कई जगह से। डॉक्टर BM हेगड़े जी कर्नाटक के, उन्होंने वहाँ पर उन वैज्ञानिकों को दिया जो जाने के कगार पर थे। भारत में 2 से 2,500 हजार कैंसर के रोगी ठीक हुए हैं। कुछ दस्तावेज आपके सामने, क्योंकि ये सारी जानकारी जो हम लोग इस चीज़ों पर ध्यान नहीं देते या गंभीरता से सोचते नहीं। ये डॉक्टर वर्मुडी हैं, क्योंकि ये यात्रा जो हमारे पूज्य शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में उनके शिष्य हैं, डॉक्टर सत्यशंकर वर्मुडी, कर्नाटक में, जहाँ मठ के पास में। ये सारे जो रिपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स का डाटा है इसमें। स्टेज 4 जिसमें बताया जाता है कि अंतिम श्रेणी का कैंसर, वो भी पूरा ठीक हुआ है। हमारे सामने ऐसे केसेस हैं जो 7-7, 8-9 वर्ष से, जिनको हम देख रहे हैं, जिनको 2001 में दिया था। अन्ना नली का कैंसर था, नागपुर में किसान है, मरने को उतारू था, और डॉक्टरों ने बता दिया अब कुछ दिनों की बात है, क्योंकि पानी भी निकल नहीं सकता था, ऑपरेशन नहीं कर, शल्यक्रिया नहीं कर सकते, वो पूरा ठीक हो गया। ऐसे लगभग हमारी नज़र में, हमारे संपर्क से, अन्य अपने सारे जितने समाज की अपनी जो संस्थाएं, उनके माध्यम से 2,500 से 3,000, क्योंकि जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर खर्च किए, जो करते जा रहे हैं, उन्होंने इस तरह की औषधि, जो हमारे ऋषि मुनि, चूँकि हम ऋषि सत्ता के बीच बैठे हैं, इस तरह की औषधि वो ईजाद नहीं कर पाए, वो जानकारी उसकी, या इतना आधुनिकीकरण होने के बाद। इसमें गोबर, मुल्तानी मिट्टी की साबुन है, मंजन है, क्योंकि टूथपेस्ट वालों को ये बताने की ज़रूरत है और पूरे देश को हमको जगाना है। सारे दस्तावेज, क्योंकि समय बहुत कम है, मर्यादा है। टूथपेस्ट में साबुन होती है, एक सोडियम लॉरियल सल्फेट नाम का द्रव्य है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दोनों कार्सिनोजेनिक है, दोनों कैंसर कारक है। हम अंग्रेजी साबुन वापरते हैं, उससे हमारे त्वचा के रंध्र बंद हो जाते हैं, स्वेट ग्लैंड्स जिसको श्वेत ग्रंथि बोलते हैं। और हमारी जितने उत्पाद आ रहे हैं गोवंश आधारित, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। तो ये 5 गव्यों के आधार पर जो चिकित्सा पद्धति है, उसको पंचगव्य चिकित्सा पद्धति बताया गया। ये पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा 6 भाषाओं में पुस्तक प्रकाशित हुई है, कई भाषाओं में हम कई माध्यम से लाएंगे। ये अनुसंधान जो अपने चल रहे हैं, इसकी सारी जानकारी इसमें अपने को, इस गोमूत्र अर्क को भारत सरकार के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्राप्त, तीसरा भी बहुत जल्दी होने वाला है। इनकी जानकारी, इनका ज्ञान विज्ञान और ये सब जो हो रहा है, ये हमारी भारत की नस्लों से हो रहा है। हमारी गायों की विदेश में कीमत, ये देख लीजिए, $3 लाख, 1.5, 2.5 करोड़ रुपए तक है। हमारी गायों के महत्व को कई सारे देशों ने, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इजराइल, मेक्सिको, कई सारे देशों में लगभग 200 वर्षों से गई है, उसको यहाँ बिठाया है। अन्य धर्मावलंबी, हमारा उनसे कोई द्वेष नहीं, लेकिन उन्होंने हमारी गाय की महत्ता को पहचाना। हमारे यहाँ हमारे वैज्ञानिक न इसका साहित्य सामने है, न हमारे लोगों के बीच इसकी जानकारी है। और दुर्भाग्यवश संकरीकरण, तो इसको भी रोकना है, गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाना है कि विदेशी जो गोवंश है वो बड़ा घातक हुआ है। ये दूसरा चित्र है, अमेरिका में गायों को ऐसे इंजेक्शन दिया जाए, इंजेक्शन का चित्र है, BGH करके, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन। इससे गायों का, विदेशी गायों का दूध कैंसर कारक हुआ है। जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, ऐसे विदेशी गोवंश जो है, पहले मैड का हुआ तो उनको मांसाहार खिलाया गया, ऑक्सीटोसिन, उससे प्रीमेच्योर मैच्योरिटी, और ये ऐसी स्थिति। यदि गोवंश को हमने सुरक्षित किया, हमारी जो मितव्ययी जीवन पद्धति थी, और गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोबर गोमूत्र का जो महत्व है, चूँकि ये जो गोमूत्र है जिसके ऊपर इतना काम हुआ है, ये 160 रुपया लीटर है, मतलब इसका महत्व आप समझ सकते हैं। तो गोवंश का ये सारा महत्व, ये सारी जानकारी हम लोग केवल सुनेंगे ऐसा नहीं, इसको अपनाकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ये जो महाअभियान जिसमें समाज के सारे संगठन, सारी हमारी जो धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, ये सब इसमें सहभाग लेने वाली है। इन सब में आपकी सहभागिता और सक्रिय सहभागिता आवश्यकता है। और जिनको भी कुछ और जानकारी की आवश्यकता है, इस तरह के केंद्रों पर, नागपुर या जहाँ भी आपको, अकोला का केंद्र, जयपुर का है, अपना सेंधवा में पाटीदार जी, मेवालाल जी, बहुत अच्छा केंद्र, वहाँ भी काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केंद्र हैं, इनकी संख्या बढ़ानी है। हर जिले में पंचगव्य के अच्छे वैद्य, अच्छे केंद्र, जैविक कृषक, जैविक कृषि के अच्छे वैज्ञानिक, ये समाज की बड़ी आवश्यकता है।
सरकार का तंत्र उल्टा काम कर रहा है, हमको दिशाएं बदलनी है। आप सबका सहभाग इसमें रहेगा तो शायद हम और ज़्यादा व्यापक अच्छा कार्य खड़ा कर पाएंगे। सबको नमस्कार, जय श्री राम। गौ संरक्षण और संवर्धन पर वास्तव में ध्यान देना होगा। इसके बारे में हमारे अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, यहाँ तक कि विष्णु स्मृति, मनुस्मृति, इन सभी चीज़ों में लिखा हुआ है और विस्तृत जानकारी आज दे रहे हैं। इसी के बारे में हमारे आदरणीय श्री DP सिंह जी। परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, मंच पर आसीन हमारे गौ भक्तगण, वैज्ञानिकगण, हम लोग किसी देश की महानता का अनुमान जब लगाते हैं तो उसकी भौतिक समृद्धि से नहीं लगता, वो वहाँ के मनुष्यों की महानता से कोई देश महान होता है। मनुष्य यदि कोई महान होगा वो तब होगा जब उसका आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक होगा। इस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए वैज्ञानिक और ऋषिगण बताते रहे हैं कि गौ माता का दूध संपूर्ण भोजन है। इसीलिए ऐसे आंकड़े सामने हैं कि जो विकसित देश हैं उनमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग 750 ग्राम दूध की खपत है, और वो भी केवल गाय के दूध की। अपने देश में आंकड़े तो 160 ग्राम बताते हैं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, परंतु वास्तव में ये आंकड़े भी बढ़े चढ़े लगते हैं। और यदि 160 ग्राम भी ठीक है तो इतने की तो हम लोग चाय पी जाते हैं। आज बहुत कम सौभाग्यशाली लोग भारत में हैं जो दूध पी रहे हैं, उनमें से भी वो लोग कम हैं जो गाय का दूध पी रहे हैं, और वो तो केवल बेल्डे ही होंगे जो देसी गाय का दूध पी रहे हैं। तो यदि गौ माता को बचाना है तो उसके साथ साथ धरती माता को बचाना पड़ेगा, और इस विषय में गायत्री परिवार बहुत गंभीरता से काम कर रहा है। और इसी का परिणाम है कि हम लोग इन तीनों विषयों को एक साथ लेके चल रहे हैं। धरती माता का पोषण हो, गंगा माता की स्वच्छता हो, गौ माता का संवर्धन हो, तभी हम लोग इस राष्ट्र को बचा सकते हैं। इसमें एक विशेष कार्यक्रम जो हम लोग चला रहे हैं वो है केंचुआ खाद। आज हम इस स्थिति में हैं, फरवरी 2000 में देवला पार गौशाला से ला करके हम लोगों ने यहाँ केंचुआ पालन शुरू किया था। आज 9 वर्षों में हम इस स्थिति पर हैं आज की तारीख में कि ये हम बहुत विश्वास के साथ कह सकें हम भारत के प्रत्येक जनपद में पहुंच चुके हैं। और गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में 2011-2012 में निश्चित रूप से हम भारतवर्ष का कोई गांव नहीं छोड़ेंगे जिसमें केंचुआ पालन नहीं होगा। आज हमारे पास प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था है। हम कितने भी लोगों को केंचुआ खाद में एक साथ प्रशिक्षित करने की स्थिति में है। आज हमारे पास ये भी व्यवस्था है कि जो भी लोग काम शुरू करना चाहें उनके लिए केंचुआ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इससे हम 2 फायदे कर रहे हैं। एक साथ जैविक खेती की बात हो रही है तो रसायन का विकल्प ही है। रसायन कितना लगा रहे हैं? सरकारी आंकड़े कहते हैं सरकार एक साल में 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का केमिकल फर्टिलाइजर प्रति वर्ष हम लगा रहे हैं। उस 1 लाख करोड़ की बचत यदि करनी है तो हमको धरती माता का पोषण प्राकृतिक रूप से करना पड़ेगा। और इस विषय में मैं कोई विवाद की बात नहीं समझता, कोई आंकड़ों की आवश्यकता भी नहीं समझता कि यदि आपने धरती माता से जो कुछ लिया है, अपना वेस्ट यदि धरती माता को आप वापस करें तो किसी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम या किसी माइक्रोन्यूट्रेंट की आपको आवश्यकता नहीं होगी,
इसके लिए किसी आंकड़े की आवश्यकता नहीं है। सरकार का रिसाइकलिंग फेल हो सकता है, प्रकृति का फेल नहीं हो सकता। नेचर की रिसाइकलिंग की व्यवस्था है पूरी, और नेचर ने ये वायदा किया हुआ है कि यदि वो आपको 3 प्रकार के भोजन आपको देती है, एक तरफ से आपको श्वास के रूप में भोजन मिलता है जो कि परम आवश्यक है। क्या हम कहीं पर ऑक्सीजन का कारखाना लगा कर सांस ले रहे हैं? क्या कोई भाई नहीं ले रहा। हम लोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था भी नहीं कर रहे कहीं ऑक्सीजन की। हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी पाइपलाइन से नहीं भेज रहे। नेचर ने आपको गारंटी दी है कि मैं आपको जहाँ भी बैठे हुए वहीं पर श्वास की व्यवस्था की जाएगी। इसी तरह से पानी की व्यवस्था है। कोई कारखाना विश्व में नहीं है जहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिला के आप पानी बनाते हों। सारी प्राकृतिक व्यवस्था है। आप कितना ही पानी को गंदा कर लें, चाहे किसी भी पानी का आप संरक्षण ना कर रहे हों, किसी भी तरह से उसको गंदगी फैला करके समुद्र में पहुंचा दें, उसके बावजूद भी वहाँ से ऑपरेशन होगा, बादल बनेगा, और बादल बरस के फिर आपको वही पानी देगा जो पीने योग्य होगा। जब इन दोनों भोजन की व्यवस्था प्रकृति आपकी कर रही है, तो भोजन के लिए आपको क्यों कष्ट हो रहा है? धरती माता पर यकीन करें, प्रकृति पर यकीन करें, किसी प्रकार का आप रसायन का प्रयोग भी ना करें। धरती माता को अपना वेस्ट केवल वापस कर दें, तो आप निश्चित माने आपके भोजन में स्वाद भी बढ़ेगा, उसकी जो जहरीलापन है वो भी समाप्त होगा, और उसकी कमी भी नहीं पड़ेगी। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। धन्यवाद। जय गौ, जय भारत। किस तरीके से गाय बचेगी तो देश बचेगा, इस पर मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय हुकुमचंद जी सांवला जी को कि आप आएँ और अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। आदरणीय हुकुमचंद जी सांवला। परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, वंदनीय अभिनंदनीय मंच, विश्ववंदनीय मातृशक्ति, मेरे देश बंधुओं, धर्म बंधुओं, पश्चिम के देशों की मान्यता है कि विश्व एक बाजार है। ये पश्चिम के देशों की मान्यता है कि विश्व एक बाजार है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति खरीदार है। जिसकी जेब में पैसों की भरमार है उसी का दारो मदार है, बाकी सब बेकार है। हमारी संस्कृति की मान्यता है विश्व एक परिवार है, प्रत्येक को जीने का अधिकार है, त्याग पूर्वक भोग ही इसका आधार है, इसी में हम सभी के सुखों का सार है। ये मेरी भारतीय संस्कृति का विचार है। पश्चिम की इस मान्यता को सरकारों ने स्वीकार कर लिया, भारत को बाजार बना दिया। बाजार में जैसे वस्तु खरीदी और बेची जाती है, ऐसे ही भारत में आज सब कुछ बिक रहा है। आदमी बिक रहा है, औरत बिक रही है, लड़का बिक रहा है, लड़की बिक रही है, पशु बिक रहा है, पक्षी बिक रहा है, विधायक बिक रहा है, सांसद बिक रहा है। इन सब के बीच आदमी का ईमान भी बिक रहा है। आदमी का ईमान न बिका होता तो मेरी गौ माता के प्राणों का सौदा न किया होता। बारदौली सत्याग्रह में जेल में गए सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक अंग्रेज उनसे मिलने के लिए आया। उसने व्यंग कसते हुए कहा, पटेल, व्हाट इज योर कल्चर? आपकी संस्कृति क्या है? महापुरुषों को सोचना नहीं पड़ता, उनके मुंह से जो वाक्य निकलते हैं वह धर्मशास्त्र सम्मत होते हैं। अंग्रेज ने कहा, व्हाट इज योर कल्चर? पटेल ने तपाक से उत्तर दिया, माय कल्चर इज एग्रीकल्चर। मेरी संस्कृति कृषि संस्कृति है। विश्व के जीवन का आधार है भारत। भारत की आत्मा है ग्राम। ग्राम का आधार है किसान।
किसान का आधार है कृषि और कृषि का आधार है मेरी प्रिय गौ माता। कृषि का आधार है। गाय बचेगी गांव बचेगा, गाय बचेगी देश बचेगा। गाय नहीं कटने देंगे और देश नहीं बटने देंगे। इस संकल्प को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। 28% किसान देश के अंदर बड़ी खेती के किसान जो ट्रैक्टरों से खेती करते हैं, और 72% किसान वर्ग वह है जो स्वयं की खेती करता है, छोटी जोत का किसान है और दूसरे की खेती पे मजदूरी करता है। जो खेती हर मजदूर है वह 72%। महंगा ट्रैक्टर, महंगा डीजल, महंगा पेट्रोल, महंगा खाद, महंगा बीज, महंगा कीटनाशक दवाइयों के कारण जो लाता है खेत में डालता है और जितना पैदा होता है उसमें लागत अधिक है और लौटता कम है, इसलिए वो आत्महत्या कर रहा है। वही 72% वर्ग, सवेरे डॉक्टर साहब जिसकी चर्चा कर रहे थे, वही 72% किसान का बेटा जो अपने गांव से निकल कर आया है वह शहरों में रह रहा है। शहरों में देखना चाहते हैं जो नदी नाले के किनारे जो झुग्गी झोपड़ियां बसी हुई है, इसमें वह 72% वर्ग निवास कर रहा है। आज वह प्राकृतिक जीवन छोड़कर उस नरकमयी जीवन के बीच में आ गया है। और इस लाड मेकाले की शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि वह श्रम से बाहर हो गया। वह व्यक्ति होटल में जाकर झूठे बर्तन धो सकता है किंतु गाय के गोबर में हाथ नहीं डाल सकता। संत कहते हैं कि गांव के अंदर वृद्ध है और बच्चे हैं, युवक तो है ही नहीं गांव में। अब खेती कौन करेगा? इसलिए ये सारा चिंतन आज एक बात के लिए बाध्य कर रहा है, गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो भारतीय अर्थव्यवस्था बचेगी। गाय पर्यावरण है, गाय विज्ञान है, गाय आयुर्वेद है, गाय अर्थशास्त्र है, गाय कृषि शास्त्र है, गाय आध्यात्म शास्त्र है, गाय ज्योतिष शास्त्र है, गाय वास्तु शास्त्र है। गाय मनुष्य के प्रत्येक जीवन के पहलू पर खड़ी हुई है गाय। उस गाय को बचाना, उसके लिए एक योजना की गई। गाय बचेगी, दूध मिलेगा, दूध मिलेगा, हम सब स्वस्थ होंगे, स्वास्थ्य की रक्षा हो पाएगी। गाय के दूध में 6 प्रकार के विटामिन, 60 प्रकार के प्रोटीन, 21 प्रकार का अमीनो एसिड, 14 प्रकार का चर्बिक एसिड, 4 प्रकार का फास्फोरस, 2 प्रकार की शर्करा होती है। गाय के दूध में सेरिब्रासाडस नाम का तत्व होता है जो मनुष्य बुद्धि को तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति को जागृत करता है। गाय के दूध में स्टेन नाम का तत्व होता है जो अणु विकिरणों के प्रभाव को विफल कर देता है। गाय के दूध में MDGI नाम का प्रोटीन तत्व होता है जो मनुष्य की रक्त धमनी में कैंसर को नहीं आने देता। गाय के दूध में CLA कंजुगेटिव लेनिक एसिड होता है जो कैंसर रोधी क्षमता रखता है। और नेशनल एंड कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका कहता है जर्सी गाय का दूध पीने से मनुष्य शरीर में 30 से 40% कैंसर बढ़ेगा। गाय के दूध में सेरिब्रासाडस नाम का तत्व होता है जो मनुष्य को तीक्ष्ण और स्मरण शक्ति को जागृत करता है। मैंने जो पुस्तक पढ़ी उसमें लिखा था, आचार्य श्री राम जी शर्मा ने कहा, मैंने जीवन भर गाय का दूध पिया इसलिए मैं 5000 पुस्तकों का लेखन करने में समर्थ हो सका हूं। उसी का सामर्थ्य। एक हस्ताक्षर अभियान चलेगा सारे देश भर के अंदर, राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन होगा। उस हस्ताक्षर अभियान में प्रत्येक व्यक्ति को अपना हस्ताक्षर अंकित करना होगा। छठी में पढ़ने वाले बालक से लगाकर आबाल वृद्ध, व्यापारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर, युवक, युवती, कॉलेज विद्यार्थी, छात्र, माताएं, बहनें, साधु, संत, महात्मा, राजनेता, समाज नेता, देश के नेता समस्त इसमें हस्ताक्षर अभियान में भाग लेंगे। 1952 में राष्ट्रीय स्वयं संघ ने हस्ताक्षर अभियान कराया था। 2.25 करोड़ हस्ताक्षर हुए थे। उस समय देश की जनसंख्या 37 करोड़ थी। उसमें 3 लाख मुसलमानों के हस्ताक्षर थे, 60,000 ईसाइयों के हस्ताक्षर थे। संपूर्ण गायत्री परिवार, संपूर्ण संघ परिवार, बाबा रामदेव जी की शक्ति, श्री श्री रविशंकर जी की शक्ति, संपूर्ण संत महात्माओं के नेतृत्व में यह अभियान चलेगा। हम 50 करोड़ हस्ताक्षर जो विश्व का एक कीर्तिमान होगा राष्ट्रपति महोदय को भेंट करेंगे। इसका पहला सूत्र है गाय को राष्ट्रीय प्राणी घोषित करो। संवैधानिक मान्यताओं के आधार पर वह व्यवस्था निर्माण करो जिससे गोवंश की सुरक्षा हो। ग्राम आधारित कुटीर उद्योग, ग्राम आधारित उद्योग, जैविक कृषि गांव में निर्माण होगा। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय और राष्ट्रोदय से राम राज्य की ओर हम अग्रसर होंगे। किसान जो आत्महत्या कर रहा है उससे बच सकेगा।
इसमें हमारा एक नारा है, देश रोग मुक्त हो, देश कर्ज मुक्त हो, देश प्रदूषण मुक्त हो, देश अन्न युक्त हो, देश आरोग्य युक्त हो, देश ऊर्जा युक्त हो। ये हमारा नारा है। इस सारे कार्य में आप सबके मंगल सहयोग की अपेक्षा करते हुए पुनः पुनः आप सबके हृदय में विराजमान परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, इसी भावना के साथ कि आपका आशीर्वाद इस यात्रा को मिलेगा। वंदे गौ मातरम। भारत माता की जय। जय श्री राम। भाइयों बहनों, बहुत बढ़िया प्रसंग चल रहा है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। गौ माता विचरण कहाँ करेगी? धरती माता पर। और धरती माता में जो खेती होगी, उस खेती को किस तरह से प्रदूषित किया जा रहा है, किस तरह से विषाक्त बनाया जा रहा है, हमारे भाइयों के माध्यम से आपने सुना। पर उसके अलावा एक और पहलू है जिसको लेकर के हमारे बीच में देवेंद्र शर्मा जी आए हैं। देवेंद्र शर्मा जी एक बहुत वरिष्ठ फूड पॉलिसी के ऊपर लिखने वाले एक बहुत जाने माने स्तंभकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। मैं अजय जी को इनवाइट करना चाहूँगा, देवेंद्र शर्मा जी की ओर से प्रतिनिधित्व देवेंद्र शर्मा जी ने उनको अधिकृत किया है कि वे अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में कि किस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आज समाज को परेशान किए हुए है और उसके बारे में जागरूकता कैसे पैदा हो। सबसे बड़ा हमारा तंत्र है, यदि जन जागरूकता बढ़ेगी तो ही क्रांति आएगी। और ये क्रांति लहू और लोहे की नहीं होगी, बल्कि ये क्रांति विचारों की होगी। लोगों के विचार बदलेंगे तो सरकार को सोच समझ करके अपना सारा का सारा तरीका बदलना पड़ेगा। मैं यहाँ इनवाइट करता हूँ श्री अजय जी को। आदरणीय डॉक्टर प्रणव प्रज्ञा जी, मेरे साथी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जो आज मुझे आप सभी के बीच में लाए हैं, मंच पर उपस्थित मेरे अन्य साथी और मित्रों, कुछ एक बातें मैं आपसे कहना चाहूँगा। चूँकि संदर्भ अभी इस समय आप लोग गाय की रक्षा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। गाय की अगर आपने बलि देने से उसको बचा लिया, उसको आपने कटने से बचा लिया, तो भी गाय सुरक्षित नहीं है। अभी पिछले दिनों आंध्र प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में बहुत सारी गायें जो खेतों में चरने गई थी, ऐसे खेतों में जहाँ पे जो है बीटी कॉटन लगी हुई थी। ये बीटी कॉटन खाने के बाद में वो गायें बहुत सारी, कम से कम 2000 से ज़्यादा भेड़ बकरियां सब मर गई। और उनके मरने की वजह ये थी कि जो उन्होंने जिस तरह की फसल खाई उससे उनके पेट में जहर फैला, उनका खाना पचा नहीं। हमारे पेट में डॉक्टर साहब बताएंगे कि ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो खाने को पचाने में मदद करते हैं, लेकिन वो उसमें ऐसे जहरीली चीज़ें मौजूद थी जिन्होंने उन बैक्टीरिया को ही ख़त्म कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि खाना उनके पेट में पचा नहीं और वो मर गई। लेकिन यही खतरा नहीं है, एक और खतरा हो रहा है कि उनके जीन के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोगों ने जुगनू देखा होगा, जुगनू रात के समय जो है चमकता है। तो कुछ एक वैज्ञानिकों ने जो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक इंजीनियरिंग के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि वो जुगनू सबसे पहले तंबाकू की पत्तियों में डाला, तो रात को देखा कि तंबाकू की पत्तियां उसमें चमकने लगी। तो उनको लगा कि अगर ये एक फसल में ये बात आ सकती है तो क्या एक प्राणी के अंदर भी ये बात लाई जा सकती है। और उन्होंने प्राणी के लिए किसको चुना? गाय को चुना। और उस गाय के शरीर में उन्होंने जुगनू का जीन डाला और ये दिखा दिया कि रात के समय गाय भी चमकती है। अब वो गाय जब दूध देगी, हमारे साथी डॉक्टर देवेंद्र शर्मा बता रहे थे, कहते ये तो अभी नहीं पता कि मतलब कि वो दूध भी चमका करेगा कि नहीं, और उसको दूध को पीने के बाद में हम लोग चमकेंगे कि नहीं। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा खतरा है। पूरी मानवता के सामने इससे बड़ा खतरा आज तक कभी नहीं आया जितना कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों के रूप में हमारे सामने आ रहा है। हम महेश भट्ट साहब के साथ में फिल्में बनाते हैं, आप लोग हॉल में जाके टिकट खरीदते हैं, फिल्म देखते हैं, हम लोग आपका मनोरंजन करते हैं। लेकिन जिस दिन डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने हमको और महेश भट्ट साहब को ये बात बताई इस खतरे के बारे में, हम लोगों को लगा कि अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ये बात, जिसने हमको इतना गहरा एक झटका दिया हुआ है, इतना गहरा एक शॉक दिया हुआ है, वो शॉक हम आप सबको ट्रांसफ़र करें। होता क्या है कि जब आप जानवरों के जीन निकाल के फसलों में डालते हैं
और वही फसलें जब जो है आती हैं, आप उनके अंदर फ़र्क भी नहीं कर पाएंगे। अभी एक बीटी बैगन आने वाला है डॉक्टर साहब, और वो बैगन हम लोग जो है इतना खाते हैं, और वो बैगन जब ठेले के ऊपर आप खरीदने जाएंगे तो आप उसमें फ़र्क नहीं महसूस कर पाएंगे कि ये जो है बीटी बैगन है या ये वो बैगन है जो आप अभी इतने सालों से आप खाते आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि इस समय एक बहुत ही बड़ा खतरा हम लोगों के सिर पर मंडरा रहा है, और उस खतरा जो है उससे कितना एक नुकसान दूसरे देशों में हुआ है, बस मैं इतनी ही बात आपके सामने कहना चाहता था। लेकिन साथ में दरअसल क्या होता है कि हर एक देश के सामने ऐसे अवसर आते हैं कि जब वो अपने अधिकारों का उपयोग करके अपनी और अपने परिवार की और अपने समाज की सुरक्षा कर सकता है। आज आपको यहाँ से शायद इस फिल्म के ज़रिए जो जानकारी मिलेगी, उसका उपयोग करके आप अपनी और अपने परिवार की और अपने समाज के बारे में एक बहुत बड़ी भूमिका आप निभा सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो है, अगर हम आज अगर नहीं इसके बारे में चेतते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ एक सवाल करेंगी कि हमसे पहले, अब से 20 साल पहले जो लोग थे, उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। शायद ये आवाज़ उठाने का ही हमारा एक प्रयास है। धन्यवाद। किस तरीके से जीएम फूड आज हमारे शरीरों में जहर घोल रहा है। पिछले दिनों जब मैं बाहर गया तो वहाँ देखा खेत के अंदर बहुत बड़ा बैगन था। कहा कि इसको तोड़ कर ले जाएं, घर में बनाएंगे। तो उस खेत के मालिक ने कहा नहीं, ये बनाने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए है। बनाने के लिए हमने और बैगन उगा रखे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें इसी प्रकार के इंजेक्शन लगाए गए जिससे कि उसका वेट भी बढ़ गया, साइज़ भी बढ़ गया। किस तरीके से ये जीएम फूड आज हमारे जीवन के अंदर जहर घोल रहा है। बहनों और भाइयों, दुनिया के अंदर प्रतिभाएं अनेक होती हैं, लेकिन वही प्रतिभा सर्वोपरि कही जाती है जो मानव जाति के लिए कल्याण और विकास के लिए खर्च हो। श्रद्धेय डॉक्टर साहब उनमें से एक हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए, देश और संस्कृति के लिए लगा दिया। किस तरीके से आपने मेडिकल साइंस में एमडी की डिग्री गोल्ड मेडल से प्राप्त करी, और उसके बाद उसका समस्त लाभ न केवल भारत को बल्कि विश्व के कोने कोने को दिया। आज उन्हीं का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है कि किस तरीके से गौवंश की रक्षा की जा सकती है और उसमें हमारा क्या योगदान हो सकता है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज की इस विशेष सभा में जो विश्व मंगल गो ग्राम यात्रा के संदर्भ में हो रही है, मंच पर विराजमान श्री डॉक्टर नागेंद्र जी, जो कि हमारे विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान एस व्यास बेंगलोर के कुलपति हैं। मैं संयोग से वहाँ का कुलाधिपति हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मेरे साथ ही हैं, मेरे आदरणीय हैं। श्री डॉक्टर नागेंद्र जी का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट हुआ है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, क्योंकि एक वैज्ञानिकता का समावेश इसमें होने जा रहा है। डॉक्टर नागेंद्र जी नासा के एक प्रख्यात वैज्ञानिक थे, और वहाँ से आप सब कुछ छोड़ करके पूरी तरह से स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान के काम में लगे हैं। ये सुनील मानसिंह जी आप देख रहे हैं मेरे बाईं तरफ, ये पूरी तरह से गौ माता को समर्पित एक व्यक्तित्व हैं, जो एक हर श्वास में यही जीवन जीते हैं। सारे आंकड़े इनको रटे हुए हैं, सब कुछ इनको स्मरण है, और सारा काम एक तरह से गौ माता को समर्पित जीवन। श्री हुकुमचंद जी सांवला, जो जिनको अभी आपने सुना, एक प्रकार से गौ रक्षा के लिए प्रतिबद्ध और बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं अलग जगाने का। आप इंदौर के रहने वाले हैं, पर जनरली आप दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद का जो प्रकल्प है वहाँ रहते हैं, वहाँ से आप प्रवास करते रहते हैं। और हमारे बीच में विराजमान हमारे ग्राम प्रबंधन संस्थान के आदरणीय डॉक्टर डीपी सिंह जी। डॉक्टर डीपी सिंह जी का एक बहुत बड़ा परिचय ये है कि उन्होंने बी
जो हम लोग जो हनी बी जो जिसको मधुमक्खी पालन है उसके ऊपर आपने बहुत काम किया है और उसके ऊपर उनको अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले हैं। इसके अलावा आपने करीब 25,000 करोड़ रुपए की लागत की नौकरियों की बात की है। यदि गौ माता को आधार मान लिया गया और ग्रामोत्थान की ओर हम चलें तो आज के जितने बेरोजगार लोग हैं उन सबको रोजगार दिया जा सकता है और लगभग 25,000 करोड़ रुपए की नौकरियां निकाली जा सकती हैं एक वर्ष में। यह आपने एक पूरा अनुसंधान किया है। मैं समझता हूं कि डीपी सिंह साहब का ये काम और कचरे से सोना कैसे बनाया जा सकता है इससे लेकर हर चीज़ के ऊपर आपने बड़ी इंटेंसिव रिसर्च की है। हमारे बीच में विराजमान हैं आदरणीय ब्रजमोहन गौड़ जी भाई साहब, प्रमोद भटनागर जी भाई साहब और अभी हमारे बीच में जो बोल के गए हैं आपने अभी सुना अजय जी को और श्री देवेंद्र शर्मा जी। देवेंद्र शर्मा जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं जन जागरूकता को बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि ये ऐसा काम है जिसके लिए कि हम सबको साधुवाद देना चाहिए कि वे न्यूज़पेपर्स के माध्यम से बहुत दूर दूर तक पहुँच रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेके हर जगह इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में भी आपके प्रकाशन जाते हैं। हमारे बीच में इधर विराजमान गौ रक्षा से जुड़े हुए सभी भाइयों, हमारे बीच में बैठी हुई देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, देवतुल्य भाइयों, भारत के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता भाइयों बहनों और हमारे शिवरार्थी भाइयों, शांति कुंज के कार्यकर्ताओं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके लिए हम लोग यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। कई बार लोग कहते हैं कि इनके पास कोई काम ही नहीं है। जिसके पास कोई काम नहीं होता तो वो गोरक्षा का नारे लगाने लगता है और गोरक्षा के नारे लगाने का काम उनका है जिनके पास कोई काम नहीं है। गोरक्षा का महत्व न समझने वालों ने इस प्रकार की बातें कहना चालू की क्योंकि उनको लगा कि उनके निहित स्वार्थ इसमें इन्वॉल्व है। अगर हम हमारे इतिहास को देखें तो हमारे जो योगेश्वर श्री कृष्ण है, योगेश्वर श्री कृष्ण ने एक ही काम किया कि गौ दुग्ध की महिमा को और गौ माता की महिमा को प्रसारित किया और उन्होंने एक प्रकार का सत्याग्रह किया। मैं समझता हूँ गांधी जी ने बहुत बाद में किया, एक सत्याग्रह किया उन्होंने कि ब्रज का दूध किसी हालत में कंस के लिए नहीं जाएगा। कंस की रानियाँ गौ दुग्ध में स्नान करती थी सुंदर रहने के लिए, सारा दूध महलों में बंटता था और उस महलों में बंटने वाले दूध को बटोर के लाया जाता था विभिन्न ग्रामों से। तो भगवान कृष्ण ने एक अलग जगाया और उन्होंने उनकी मक्खन चोरी के रूप में और दुनिया भर की चीज़ों की लीला के रूप में सब एक ही बात थी कि गौ रक्षा गौ रक्षा गौ रक्षा। और मुरली की तान सुन करके सारी गायें चली आती थीं और भगवान कृष्ण मक्खन खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर आपने कभी सोचा कि ये किस लिए था? ये पूरा गौ रक्षा के लिए था, उनका जो प्रकल्प था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को संदेश दिया और अर्जुन को संदेश देते समय उन्होंने कहा कि तुमको सब चीज़ों को छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आ जाओ। सारा का सारा संदेश सुनाने के पश्चात वो कहते हैं मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, समस्त पापों से मुक्त करके मैं तुझे अपनी शरण में लेकर के तुझे ज्ञान की प्राप्ति कराऊंगा। भगवान कृष्ण गीता में जो बात कहते हैं और जो योगेश्वर श्री कृष्ण माने जाते हैं, जिनका सबसे बड़ा एक स्वरूप जो है वो चक्रधारी गाय के पास विराजमान योगेश्वर श्री कृष्ण, उनको यदि हम ये मान लें कि वो हमारे आइकॉन हैं और उन्होंने आइकॉन के रूप में जो गौ माता की सेवा की जो बात कही उसका एक सही प्रत्यक्ष रूप करने का सही समय अब आ गया है। बहुत समय बीत गया, बहुत सारा समय निकल गया, हमारे देश पर बड़ी तेज़ी से आक्रमण हुआ है और अभी जिस आक्रमण की चर्चा अजय जी ने की वही आक्रमण विविध रूपों में भूमंडलीकरण, बहुराष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण, मल्टीनेशनल्स का आना और हमारे देश में प्रवेश करना, तथाकथित लोगों का ये कहना कि ये तो प्रगति का आयाम है, प्रगति का हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक उत्कर्ष हो रहा है, ढेरों तरह की बातें हुई। पर मित्रों आपने देखा कि विकास केवल किसी का नहीं हुआ, बड़ी बड़ी कंपनियों का हुआ। अगर नाश हुआ है, विनाश हुआ है तो हमारी उपजाऊ भूमि का हुआ है, गाँव का हुआ है, सेमी अर्बन एरियाज़ का हुआ है और हमारा देश जो है वो शहरीकरण की ओर बढ़ा है। एक ज़माना था जब हम कहते थे कौ न होई हमें क्या हानि, कोई राजा हो हमें क्या हानि है। अब तो ये दिक्कत आ गई है कि सांपनाथ और नागनाथ सब मिलकर के एक साथ राज दरबार में बैठे हुए हैं और ये नहीं मालूम कि कौन हमारा नुकसान कर रहा है। जो बाहर बैठा है वो भी नुकसान कर रहा है, जो अंदर बैठा है सरकार में वो भी नुकसान कर रहा है और सारे के सारे लोग जो चुने जाते हैं वो हमारे द्वारा चुने जाते हैं और हम जो चुनते हैं उनको कैसे चुनते हैं आप सब जानते हैं।
मित्रों, ये सारा का सारा तंत्र जो है उसको पूरे को व्यवस्थित करने के लिए और राजनीति से परे एक ऐसा तंत्र खड़ा करने के लिए जिसको देख करके राजनेताओं के दिल भी दहल जाएं और वो कहने लगे कि इनके समर्थन को लिए बिना अब हम किसी हालत में जी नहीं सकते, हम चल नहीं सकते। यदि ये अकल हम पैदा कर दें, ये लिटरेसी हम पैदा कर दें, तब तो हमारे इस प्रकल्प का, हमारे इस कार्यक्रम का सही समाधान निकल सकता है। एक बड़े स्तर पे यात्रा करना, बहुत बड़ी यात्रा करना बहुत मुश्किल काम है, मैं जानता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने की है ऐसी यात्रा और हम लोगों को मालूम है कि कितने बड़े रूट को इन्वॉल्व करना पड़ता है, कितने बड़े लोगों को ताकत को इन्वॉल्व करना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा परिणाम जो निकल के आता है वो आता है ग्रामीण स्तर पर और कस्बे के स्तर पर और शहर के स्तर पर अवेयरनेस, जागरूकता। और मैं जिसका नाम सवेरे ले रहा था कि लिटरेसी, काउ लिटरेसी, इको लिटरेसी। अब तो मैं जीएम फूड लिटरेसी की बात कहूँगा कि हमारे देश में साक्षरता बिल्कुल नहीं है। हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, पर ना समझ है बुरी तरह से। एक किताब है हमारी और गुरुदेव के संयुक्त लिखी हुई, समझदारों की नासमझी। बड़ी ज़बरदस्त किताब है, पढ़ने लायक है कि समझदार लोग कितने नासमझ होते हैं और कितने नासमझी से काम करते हैं। वो बेचारा गांव का किसान तो सीधा साधा उसको जो कह दोगे कर लेगा, परंतु जहाँ नुकसान की बात आएगी वो पहले समझ जाएगा कि हाँ मेरा नुकसान हो सकता है इसमें। वो रूखा सूखा खा लेगा, पर वो आपका दिया हुआ वो चीज़ नहीं लेगा। हाँ, गांव का युवा जरूर ले लेगा, क्योंकि गांव का युवा डेजल्ड है, प्रभावित है ग्लैमर वर्ल्ड से, और उसका कारण है हमारे देश का कोने कोने में पहुंचने वाला नेटवर्क। ये जो आज जो परिस्थितियां बनी हैं 21st सेंचुरी में, इस 21st सेंचुरी में दिशा देने का काम यदि कोई कर सकता है तो वो कर सकता है जागृत लोकतंत्र। और जागृत लोकतंत्र को प्रेरणा देने का काम कर सकता है परिष्कृत धर्मतंत्र। रिफाइंड रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट, रिफाइंड स्पिरिचुअलिटी। मैं रिफाइंड इसलिए कह रहा हूँ कि स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट्स में बहुत सारा पॉल्यूशन आ गया है, बड़ा प्रदूषण आ गया है। तरह तरह की आप मतभेद देखते हैं, भ्रांतियाँ देखते हैं। अरे कुछ नहीं तो एक हो जाओ, पर एक भी नहीं होते अपनी अपनी बातों पे। तो हमने क्या किया, हम सब ने मिल करके कि एक बहुत ही पायस सोल राघवेंद्र शंकराचार्य जी श्री रामचंद्रपुर मठ के, बेंगलोर के पास, शिमोगा के और कर्नाटक के, उन्हीं के मार्गदर्शन में एक संत मत की स्थापना की। संत मत मतलब वो स्वयं अपने नाम को अलग रख रहे हैं, पर सभी संतों के मार्गदर्शन में। अब कोई संत मना तो नहीं करेगा गौरक्षा के मामले में, कोई मना करेगा बताइए? कोई संत ये भी नहीं कहेगा कि मुझे इस पर पॉलिटिक्स करनी है या मुझे इस पर गलत अलग मत देना है, कोई नहीं कहेगा। संतों के मार्गदर्शन में, संतों के संरक्षण में एक तंत्र खड़ा किया, जिस तंत्र में डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, जिस तंत्र में पढ़े लिखे वो लोग हैं जो समझदार हैं, जो आंखें खुली हुई हैं जिनकी, और ये लोग सारे देश की आंखें खोलने को चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एक योजनाबद्ध प्रयास है, जिस योजनाबद्ध प्रयास में सारे देश को फिर से जगाया जा रहा है 1947 की लड़ाई के बाद। 1940, 41, 42 की लड़ाई जो थी मित्रों, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई जितनी बड़ी थी, 1857 की लड़ाई, जैसा कि हुकुम चंद जी सांवला ने कहा कि 1857 की लड़ाई वहाँ से चालू हुई थी जहाँ गौ मांस से बनी हुई चर्बी, गौ की जो चर्बी थी, उस चर्बी से कारतूस को खोलना था और उससे एक प्रकार से उनकी जो योजना थी किसी तरह से उनका धर्म भ्रष्ट किया जाए। और वहाँ से मंगल पांडे से जो चालू हुई थी और जितनी प्रकार की क्रांतियाँ चालू हुई, वो क्रांति भले ही उस समय सफल न हो पाई हो और उसको अंग्रेजों ने गदर नाम दे दिया हो, परंतु उसके बाद एक क्रांति हुई जिसको गांधी ने अंजाम दिया। मित्रों, उस गांधी की क्रांति और 1857 की क्रांति के बाद एक सबसे बड़ी क्रांति की इस समय आवश्यकता थी, और उस आवश्यकता को इस यात्रा के माध्यम से, गायत्री परिवार के एक मंगलमय अभियान के माध्यम से और एक सारे देश में एक जागरूकता का अभियान फैलाने के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि इसकी ग्रेविटी उससे कम नहीं है, उससे 100 गुना बड़ी है। जो स्वतंत्रता संग्राम में थी उससे 100 गुना बड़ी है, और 100 गुना बड़ी है तो 100 गुना लोग भी उसमें भागीदारी करेंगे। उसमें अधिकतम लोगों की भागीदारी की जरूरत है। बस केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि गाय को बचाना है तो हम लोगों को थोड़ा सा, योगेश्वर श्री कृष्ण मैं कहता हूँ युग के अनुकूल बोलते थे। गीता, श्रीमद् भगवत गीता जो उन्होंने कही, वो युगानुकूल है। आज भी उनकी गीता मैं जितनी बार पढ़ता हूँ, जितनी बार अपने बच्चों को सुनाता हूँ, उस पर मुझे लगता है कि गीता एक प्रकार से सब चीज़ों का सार है। गीता सर्व उपनिषदों का सार है। योगेश्वर ने जो बात कही वो युगानुकूल थी। इसी प्रकार से आज की भी जितनी भी सभी समस्याएं हैं, उन सब के अनुकूल यदि हमें प्रस्तुतिकरण करना है तो हमको वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण करना पड़ेगा।
उसका एक प्रयास बहुत बढ़िया देवलापार में हुआ, जिसका उल्लेख आपके सामने बहुत ही सुंदर ढंग से सुनील जी ने रखा। और सुनील ने कहा कि किस तरह से ये प्रूव हो चुका है कि गौमूत्र कितना जीवनी शक्ति संवर्धक है, जितना प्राण रक्षक है, और समस्त औषधियाँ इसके सामने फेल हो जाती हैं। मैंने स्वयं प्रयोग करके देखा है। मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते मैंने न जाने कितने रोगियों पे प्रयोग किया है। मैंने पाया है कि अर्ली स्टेज में यदि प्रयोग किया जाए तो कैंसर भी नहीं होगा। बहुत सारे बाईपास को रोका जा सकता है। आज जितनी भी मेडिसिन है सारी की सारी पॉइजनस है। एक सेचुरेशन पॉइंट पर पहुँच गए हम लोग। आइट्रोजेनिक डिसऑर्डर, ड्रग इंड्यूस्ड डिसऑर्डर, रोग, औषधियों की वजह से होने वाले रोग, जो जिन औषधियों से आपका शरीर प्रदूषित हो रहा है उनकी वजह से होने वाले रोग, सारे के सारे डॉक्टर वो भी इलिटरेट हैं। और वो डॉक्टर जो हैं वो आपको जो दवा लिख देते हैं वो आप ले लेते हैं सोच समझ के, परंतु मालूम नहीं आपको समझ में आता है कि नहीं, पर आपका शरीर प्रदूषित हो रहा है। इस प्रदूषण से बचना है शरीर के, तो गोवंश के माध्यम से बचना पड़ेगा। गोमय, गौमूत्र और पंचगव्य, और पंचगव्य से लेके इन सब चीज़ों के माध्यम से, परंतु इन सब का वैज्ञानिक प्रस्तुतिकरण हमको करना पड़ेगा। मेरा एक बात और जो कहना है वो ये कहना है कि आज के युग में यदि आप इंटरनेट पर नहीं जाते हैं, आज के युग में यदि आप इंटरनेट पर जाकर के कुछ बातें अपनी नहीं प्रस्तुत करते हैं सही ढंग से, तो आपको सुनने वाला कोई भी नहीं है विश्व में। आज का युवा, आज का आम युवा वो इंटरनेट पर जाता है। मैं जानता हूँ बहुत सारे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट के बच्चों को, इंडिया के, भारत के, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, वो हमारी वेबसाइट को रेगुलर पढ़ते हैं और रेगुलर पढ़ने के बाद वो अपने क्वेश्चंस के समाधान पाते हैं। एक ब्लॉग पेज मैं आरंभ कर रहा हूँ जिसमें कि मैं भी अपनी बातों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि मैं किस तरह से उनके युवाओं के हृदय को स्पर्श करूँ। दिया मूवमेंट जो आरंभ किया है उसके माध्यम से उनको चलाऊँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेट के माध्यम से यदि हम नहीं करेंगे तो देखिए इंटरनेट पे क्या क्या आ रहा है, आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि पागलपन है जो हम लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में। मैंने इंटरनेट से निकाला मैटर कुछ, होली काऊ ए मिथ एन इंडियन फाइंड्स द किक इज़ रियल। आप बताएं कि जो गौमूत्र से जो आपको किक मिलेगा, जो आपको अंदर से जो वो मिलेगा, वो पेप्सी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसलिए पेप्सी के समानांतर खड़ा किया जा रहा है गौमूत्र। इंडिया टू लॉन्च काऊ यूरिन ए सॉफ्ट ड्रिंक। ये सारे के सारे जो इंटरनेट पे जितनी चीज़ें जा रही हैं उन चीज़ों को रोकने के लिए, और हमको बदले में मैंने देखा कितनी हैं, तो 37 करोड़, कल्पना कीजिए 37 करोड़ वेबसाइट काऊ के ऊपर है। 37 करोड़ जो एंट्रीज निकली गूगल सर्च के माध्यम से, 37 करोड़। मैंने इंडियन काऊ पे नेटवर्क पे ढूंढी तो 6 करोड़ निकली। तो मैंने कहा इंडियन काऊ के ऊपर भी 6 करोड़ से ज़्यादा है। इसका मतलब ये कि हम लोग यदि इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, इंटरनेट के ऊपर अपनी बात कहना चालू करेंगे, तो अपना टाइम निकाल करके 8-10 लाइन जिसको भी मौका मिले वो टाइप करना चालू करे, अपनी एडवाइस दे कि नहीं गौमूत्र कितना बेनिफिशियल है, मैंने उसको खुद प्रयोग किया। जो आपके लोगों ने यहाँ लिखा है इन किताबों में, वो किताबों में लिखने के अलावा इंटरनेट पर भी लिखें, ताकि लोग इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व को जानकारी मिले। और फिर हमारे देवेंद्र शर्मा जी जैसे लोगों को आंकड़े दीजिए, ये पूरे के पूरे विश्व में फैला देंगे। तो सबसे बड़ी बात जो मैंने कही मित्रों कि काऊ लिटरेसी, गौ माता के बारे में साक्षरता का संवर्धन। गौ माता के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते। गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है, माँ के दूध से बढ़कर होता है। माँ के दूध के बाद यदि पिलाना है तो गाय का दूध, ऊपर टॉप फिट देनी है तो गाय का दूध। और वो गाय का दूध यदि हम हर घर में अवेलेबल करा दें तो कितनी बड़ी क्रांति होगी मित्रों। ये गायत्री परिवार का एक आंदोलन है कि इस गौ रक्षा गौ ग्राम मंगल यात्रा जो है, इसके विश्व मंगल गौ ग्राम यात्रा के माध्यम से जो हम लोग आरंभ करने जा रहे हैं विजयादशमी से, और विजयादशमी से आरंभ करके इसको 17 जनवरी को समापन करेंगे नागपुर में। मैं समझता हूँ कि इस यात्रा के माध्यम से लोगों में गौ माता के बारे में, गौ माता के प्रोडक्ट के बारे में, गौ माता से मिलने वाले स्वास्थ्य के बारे में, गौ माता से मिलने वाली और जो कीटनाशकों से लेकर के जितनी प्रकार की रक्षा है आपकी, उन सब के बारे में जानकारी मिलेगी। और जानकारी मिलने के साथ साथ उनके मन में भाव आएगा कि एक गाय पूरे घर की रक्षा कर सकती है, पूरे घर के स्वास्थ्य की रक्षा, स्वावलंबन की रक्षा, पूरे घर का आर्थिक स्वावलंबन भी बनाए रख सकती है। सबसे बड़ा खतरा इस समय जो राष्ट्रीयकरण का, वैश्वीकरण का जो आया है, उसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। आपने देखा होगा कि आत्महत्याएं बढ़ी हैं और स्लम्स बढ़े हैं, गंदी बस्ती बढ़ी हैं, कृषि घटती चली जा रही है और शहरी आबादी बढ़ती चली जा रही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम, पूरे की पूरी ज़मीनें जो हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के नाम होती चली जा रही हैं। ये जो खतरा है ये बहुत बड़ा खतरा है, और इस खतरे से बचना है तो एकमात्र तरीका है कि हम जल्दी से जल्दी हम ग्रामीण व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को गौ आधारित बनाएं।
गो आधारित कृषि व्यवस्था, गो आधारित हमारा अर्थतंत्र हो। और इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ कहा जा चुका है। केवल यही है कि हम बहुत भले तो हैं, भले दिखते भी हैं, पर हम दिखाना नहीं चाहते, मतलब हम अपने आप को प्रचारित नहीं करना चाहते। हम बहुत सीधे साधे हैं। हम यदि अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रचारित करने की कोशिश करेंगे और उसके लिए मार्केट चुनेंगे, मीडिया को चुनेंगे, इंटरनेट को चुनेंगे और हम पूरे बड़े तंत्र में आएंगे, तो ही लोगों को पता चलेगा कि कितनी उपयोगी है। मित्रों, हम कुछ नहीं कर सकते तो ये कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ समूह गांव हों, उनमें समूह में हम लोग गौशाला की व्यवस्था कर सकें। और जो गोदुग्ध है वो गोदुग्ध सही अर्थों में पहुँचे, तो उन लोगों तक पहुँचे जो नीडी हैं, सबसे पहले वहाँ तक पहुँचे, हॉस्पिटल्स में पहुँचे। और उसके अलावा ये सही रूप में ग्रामीण स्वावलंबन का, रोजगार प्रोडक्शन का एक माध्यम बने। गायत्री परिवार का मूल आधार है वैचारिक तंत्र का सुधार, विचारों का सुधार। परिष्कृत विचार जो हैं, उन परिष्कृत विचारों को कैसे हम जन जन के बीच में फैला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे मंच पर विराजमान सभी विद्वान, श्री सीताराम जी, श्री जो अखिल भारतीय सेवा प्रमुख हैं डॉक्टर नागेंद्र जी, ये सभी लोग जानते हैं कि गायत्री परिवार ने एक सबसे बड़ा काम किया है लोगों के विचारों को परिष्कृत करने का, परिमार्जित करने का। हमारी गुरु सत्ता ने, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ने हमें एक आधार दिया कि लोगों के विचारों को बदलने का प्रयास करो, और लोगों के विचारों का प्रदूषण मिट गया तो सब ठीक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज शहरों में रहने वाले, कस्बों में रहने वाले, गाँव में रहने वाले सभी वैचारिक प्रदूषण के शिकार हैं। इस वैचारिक प्रदूषण को यदि ठीक कर दिया तो आदमी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएगा, और अधिकारों के प्रति जागरूक हो गया तो उसको लगेगा कि अब मुझे ये काम करना चाहिए। मूलतः अब मेरा काम है गौरक्षा, धरती की रक्षा, कृषि की रक्षा, इसमें होने वाले पॉल्यूशन से अपनी फसल की रक्षा। और जब बीज यदि सही होगा तो फिर फसल भी सही होगी। बीज यदि संस्कारित होगा तो सभी कुछ सही होगा। जब बीज में ही पॉल्यूशन हो रहा है तो कैसे सब कुछ ठीक होगा। तो मित्रों, ये सारा का सारा तंत्र खड़ा करने का काम हम लोगों का है, और हम लोग जो वैचारिक तंत्र के प्रमुख आधार स्तंभ कहे जाते हैं, चौथा स्तंभ भी बहुत बड़ा इसमें भूमिका निभाता है। हम लोग मिलजुल करके क्या प्रयास कर सकते हैं, ये प्रयास हम लोगों का बड़े व्यापक रूप में जारी है। और गायत्री परिवार अपना पूरी तरह से एक सुनिश्चित सहयोग का आश्वासन देता है कि हम जहाँ जहाँ बैठे हैं, जिन गाँवों में हैं, जहाँ भी हैं, जिस रूप में पूरे देश में जहाँ फैले हुए हैं, हम प्रचार करेंगे। और प्रचार करके न केवल, अभी 200 से ज़्यादा गौशालाएँ हमारी चलती हैं, न केवल गौशालाओं के माध्यम से बल्कि लोगों के अंदर जन जागरूकता फैलाने के माध्यम से, अपनी अखंड ज्योति पत्रिका के माध्यम से लगभग 25 लाख पाठकों के माध्यम से, और इसके अलावा इंटरनेट के माध्यम से हम प्रचार करेंगे, लोगों के बीच में जन जागरूकता फैलाने की कोशिश करेंगे कि ये आपका धर्म है। आज का सबसे बड़ा धर्म है कि गावो विश्वस्य मातरः, विश्व की माँ है तो गाय है। और उसी गाय को, जिस गाय को यदि हम सही ढंग से यदि माँ के रूप में सम्मान दे सके तो हम वास्तव में अपनी धरती माता की रक्षा कर सकेंगे। गाय बचेगी तो देश बचेगा। आपको मालूम है, गायें कटती हैं तो आपको पेट्रोल मिलता है। आपको मालूम है, गायें कटती हैं तब आपको डीजल मिलता है। गायें कटने की दर रोकी जा सकती है यदि हम लोग सब मिलकर के सत्याग्रही स्तर पर प्रयास करें। मैं अभी आपको यही बताना चाहता हूँ कि महीने में एक बार 1 घंटे के लिए सारे भारत में सारी की सारी मोटर व्हीकल्स आप बंद करके देख लीजिए आप कितनी बचत करते हैं। सारी का सारा पेट्रोल कहाँ से आता है? सऊदी अरब से आता है, और सऊदी अरब से आने वाला पेट्रोल हम खरीदते हैं गौमांस दे करके। जिस देश का गौमांस बाहर जाता है, जिस देश में गाय कटती हैं, गौमांस बाहर जाता है, उस देश में आपदाएं सुनिश्चित हैं, उस देश में भूकंप आना सुनिश्चित है, उस देश में विभिन्न प्रकार की आपदाएं सुनिश्चित हैं। गौ माता को बचाना हम सबका एकमात्र अधिकार है और एकमात्र कर्तव्य है, और हम सबका ये एक प्रकार से एक दायित्व बनता है कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार गाय, गणेश, गंगा, गीता और गौ, ये 4 जो हमारे आधार हैं, इन 4 को यदि हम सही अर्थ में प्रोजेक्ट कर पाए, सही परिदृश्य में प्रोजेक्ट कर पाए, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा काम हम लोग कर पाएंगे। कि हमारे भारतीय संस्कृति कृषि आधारित है, ऋषि आधारित है, और ऋषि तकनीक, ऋषि संस्कृति, कृषि संस्कृति होने के नाते भारत में कोई अगर तंत्र चल सकता है मित्रों, तो वो कृषि का वही आधार चल सकता है। इसमें मशीनी तंत्र और विभिन्न प्रकार के जो तंत्र हैं, फसल तो दे सकते हैं और सब कुछ दे सकते हैं, पर फसल का सत्व खत्म, पर्जन्य नहीं होगा, उनमें प्राण नहीं होगा। और प्राण नहीं होगा तो प्राण के अलावा जो हमारे प्राण लेने वाला जो काम चालू हो गया है जीएम फूड के माध्यम से,
भाई प्राण ना हो तो कोई बात नहीं, और प्राण लेने का काम, हमारे अंदर के बैक्टीरिया खत्म करने का काम, हमारे शरीर को विकृत करने का काम। किसी नस्ल को बिगाड़ दिया तो सबसे बड़ा अत्याचार समझता हूँ। किसी के आदमी की आइडेंटिटी को बिगाड़ दिया, धर्म को बिगाड़ दिया, किसी के आदमी का धर्म बदल दिया, तो मैं समझता हूँ सबसे खराब काम। उसी तरह से किसी नस्ल को बिगाड़ना और नस्ल को बिगाड़ करके गौ माता के नस्ल के साथ खिलवाड़ किया गया, फूड के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब मालूम नहीं किसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। एक साइकिक वॉर चालू है कि आदमी के विचारों के साथ खिलवाड़ किया जाए। मित्रों, वहाँ हमको सबको एक होकर के लड़ना है कि हमारे विचार, चूँकि प्रज्ञा हमारी परिष्कृत प्रज्ञा है, परिष्कृत प्रज्ञा प्रकाशित प्रज्ञा है सूर्य के द्वारा, तो हमारी प्रकाशित प्रज्ञा इतनी जागृत रहेगी कि जब तक वो जागृत रहेगी तब तक इस देश की अस्मिता को, तब तक इस देश की जो एक प्रकार से जो पराधीनता के चक्र में डालने की बात चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, सरकारी तंत्र के द्वारा, विभिन्न राष्ट्रीयकरण करने वाली संस्थाएं उनके द्वारा, उसको रोका जाएगा। क्योंकि हमारी प्रज्ञा परिष्कृत रहेगी और हम शुद्ध विशुद्ध बुद्धि मानस से हम उन सब की रक्षा कर पाएंगे। आप सब और हम सब का दायित्व है कि हम इसको बचाएं, और बचाने के लिए हम सब लोग प्रयास करें। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ, ये कह के कि ये बहुत मंगलमय प्रयास है, सभी की मेहनत इसमें है। इन सब के नो हाउ का लाभ लेकर के हम सारे भारत को खुशहाल बना सकते हैं। सतयुग की वापसी सुनिश्चित है, वो सतयुग फिर से लाया जा सकता है। वो सतयुग और वो द्वापर का युग जो भगवान कृष्ण का दूध माखन का युग था, वो फिर से लाया जा सकता है, और अन्न में प्राण फिर से लाया जा सकता है, यदि हमारी गायत्री संस्कृति, यज्ञीय संस्कृति को हम जीवंत कर सकें। ओम शांति शांति शांति। अब अंत में प्रस्तुत है श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी द्वारा गौवंश संरक्षण का यह विशेष संदेश। हमारा देश मूलतः कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के नाते यहाँ का जो आर्थिक व्यवस्था है उसका मूल आधार गाय है, जिसे हम गौ माता कहते हैं। और आज जो स्थिति आ गई है कि ये जो हमारा आर्थिक आधार है वो समाप्त होता चला जा रहा है, और इसी कारण हो क्या रहा है कि सारे देश के आर्थिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि सारे विश्व की आर्थिक व्यवस्था इन दिनों एक प्रकार से सबसे नीचे वाले स्थल पे, पराभव के स्थल पे आ गई है। भारत कभी ऐसा देश था जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, यहाँ घी दूध की नदियाँ बहती थीं और यहाँ सतयुग था। आज यदि देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, विपदाएं हैं चारों तरफ, और इन सब चीज़ों की वजह से एक प्रकार से कहा जाए तो हर व्यक्ति त्रस्त है, हर व्यक्ति आक्रांत है, हर व्यक्ति तनाव में है, दुखी है। और इसका मूलभूत कारण ये है कि गोवंश की रक्षा हम लोग नहीं कर पाए। हमारे देश में शहरीकरण बड़ी तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, वैश्वीकरण आया, बाहर से भूमंडलीकरण आया, तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो 70% और 30% का औसत था, 70% गाँव 30% शहर, वो बदल करके 50% हो गया है। इसका मतलब ये कि शहर बढ़ते चले जा रहे हैं और भूमाफिया के हाथों हमारी जो खेती की ज़मीन है उनके हाथों चली जा रही है। इसकी वजह से क्या हुआ है कि कृषि कम हुई है। कृषि का औसत कम होगा तो हम वास्तव में सही अर्थों में भूखे मरेंगे। और उसके साथ साथ जो गौ माता है, जो धुरी है, गौ माता से जुड़ा हुआ बैल है, बैल से जुड़ी हुई कृषि है, और ये सारा का सारा तंत्र जो है गौ माता पर टिका हुआ है, जिसे योगेश्वर श्री कृष्ण ने सही अर्थों में गौ माता की स्थापना की, और गौ माता के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि जो गौवंश की पूजा करेगा वो निश्चित रूप से पुण्य का भागी बनेगा। तो आज इस काम को हाथ में लेने के लिए ढेर सारे संत एक साथ आए हैं, और सभी संतों के मार्गदर्शन में, सभी संतों के प्रभाव मंडल को साथ लेकर के हम सब ने एक तय किया है कि जो आज का जो आर्थिक तंत्र जो गड़बड़ा गया है वो गोवंश की रक्षा न हो पाने के कारण है। तो इसके लिए एक विश्व मंगल गोग्राम तीर्थ यात्रा सारे देश में निकाली जा रही है, और ये यात्रा अभी आरंभ होने जा रही है 30 सितंबर अर्थात विजयदशमी के अगले दिन से आरंभ हो जाएगी, और ये मकर संक्रांति 2010 तक चलेगी। यानी 2009 से की विजयदशमी से 2010 की मकर संक्रांति 108 दिन की तीर्थ यात्रा, लगभग 40,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे, और विभिन्न स्थानों पर यात्राएं निकलेंगी, उपयात्राएं निकलेंगी, और इसके माध्यम से एक सबसे बड़ी जो आज साक्षरता बढ़ाने की ज़रूरत है वो है गौ माता के मामले में साक्षरता का संवर्धन। ये गौ हमारी माता है, गौ हमारी रक्षक है, गौ से सारे हमारे स्वास्थ्य की जितनी भी समस्याएं उनका समाधान हो सकता है।
गौ माता के माध्यम से हमारी गाँव की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे गाँव पुनः ऐसे हो सकते हैं जैसे पहले थे, पुराने ज़माने में थे। और वैसे ही व्यवस्था जिसमें कि स्वावलंबन भी उनके आधार पर पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो गौ माता से जुड़ा हुआ स्वावलंबन है। बहुत सारी औषधियाँ केवल गौ माता, और किसी जानवर में कैपेसिटी नहीं, गौ माता से जुड़ी हुई, गौमूत्र हो, गौमय हो, और पंचगव्य है, उनसे जुड़े हुए अर्क हैं, इन सब से इतनी दिव्य औषधियों का निर्माण होता है कि इनसे सारे रोग दूर हो सकते हैं। और यदि प्रारंभिक अवस्था में पता चल जाए तो कैंसर, ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज़ जैसी जितनी भी घातक बीमारियां हैं उन सबको भी दूर किया जा सकता है। तो ऐसी गरिमा को, मर्यादा को स्थापित करने वाले विशेष रूप से सारे धर्म जिसके जितने चिन्ह जितने मौजूद हैं, गौ माता मौजूद है। गौ माता जब तक जिंदा रहती है तब तक सेवा करती है, और उसके बाद जब चली जाती है तो वो उसकी समाधि यदि बना दी जाए मरने के बाद, तो जो खाद बनती है वो खाद लगभग 10 हेक्टेयर के बराबर ज़मीन को सींच सकती है। नहीं, आप कल्पना कीजिए कि न केवल वो बल्कि उनके सींग की खाद जो है उसमें इतनी महत्वपूर्ण ताकत होती है कि वो भी लगभग 1-2 हेक्टेयर के खेत को अपनी तरह से सींच सकती है। 2 सींग की खाद केवल। गाय का जो कंपोस्ट फार्मिंग है उससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात चली है, और सारे देश में, सारे विश्व में ये मूवमेंट चला है, बड़ी तेज़ी से गति पकड़ा है। विदेश की गाय और हमारे देश की गाय में अंतर है। हमारे यहाँ प्योर गाय जो भारतीय नस्ल की हैं, और उनकी ही महत्ता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अगर आपको गौमूत्र और गौमूत्र का अर्क बनाना है या उसकी औषधि बनानी है तो वो शुद्ध गाय देशी होनी चाहिए, वो कोई और ब्रांड नहीं होना चाहिए। तो इस यात्रा का उद्देश्य ये है कि अभय ग्राम बने, जहाँ हर ग्रामीण के पास एक गाय हो, और ऐसे ग्राम अभी हम हर ज़िले में 5 से लेकर 10 बनाने का संकल्प लें। धीरे धीरे करके 2011-2012 हमारे गुरुदेव की जन्म शताब्दी का वर्ष है, तब तक हम उम्मीद करते हैं कि सारे गांव तक हम पहुंच सकेंगे। और हर गांव में सबको गाय नहीं दे सकते तो कम से कम गौशालाओं की स्थापना करें, और गौशालाओं के माध्यम से हम सबको गौ दुग्ध, जो माँ के दुग्ध से भी बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है कैलोरी की दृष्टि से, उसके जो आध्यात्मिक वैल्यू है उसकी दृष्टि से, कीमत, सही अर्थों में कहा जाए तो गौ माता को पालन करना यानी गौ संरक्षण करना, यानी सही अर्थों में आध्यात्मिकता के सारे मानदंडों को जीवन में उतार करके गौ, गंगा, गीता, गणेश, ये जो कहे गए हमारे जीवन के कुछ प्रतीक हैं महत्वपूर्ण, इन सबको जीवन में स्थापित करना। इसलिए इस गौ ग्राम मंगल यात्रा के लिए आपका तन मन धन से सहयोग अपेक्षित है। मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़ी संख्या में हमारे भाई लोग, बहनें सभी इसमें उभर आगे भाग लेंगे। और जहाँ जहाँ गोवंश की हत्या हो रही है, विशेष रूप से जहाँ गोमांस का निर्यात हो रहा है, गोमांस को बूचरखानों में काटा जा रहा है, उसके खिलाफ प्रतिरोध करेंगे और इसके खिलाफ जन जागृति का शंखनाद पैदा करेंगे। जिनको गौ माता के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है उनको गौ माता के बारे में जानकारी देंगे। आप ये मान करके चलिए गौमूत्र अमृत के समान है, और बाकी जानवरों में जो विशेषता नहीं है वो गौमूत्र में है। और ये जो गाय की जो शरीर के माध्यम से गुजर करके जो बनता है, ये सारा सारा औषधि प्रधान होता है, अमृत प्रधान होता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में पंचगव्य, उसमें भी दही और उसमें भी मक्खन, घी और गोमय और गोदुग्ध, ये 5 चीज़ें मिला करके इसको औषधि की तरह से सेवन किया जाता है। हमारे यहाँ जो 10 स्नान किए जाते हैं उसमें गौ माता का ही प्रमुख स्थान है। यदि इन सब चीज़ों को हम मानते हैं तो गौ और गंगा, इन दोनों की रक्षा के लिए हमारे सारे देश के सब धर्म प्रधान लोगों को आगे आना चाहिए, अध्यात्म प्रधान लोगों को आना चाहिए, बुद्धिजीवियों को आगे आना चाहिए, वैज्ञानिकों को, ऋषियों को, कृषि से जुड़े हुए लोगों को आना चाहिए, ताकि हम इस कृषि प्रधान देश में ऋषि प्रधान संस्कृति ला सकें। और गायत्री परिवार इसे पूरी तरह से आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि हमारे माध्यम से लगभग 10 करोड़ गायत्री परिवार के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। यदि आप सब भी जुड़ेंगे तो आप सब जुड़ करके एक पुण्य के अधिकारी बनेंगे। ये गौग्राम मंगल यात्रा आपके यहाँ कब पहुँच रही है, किस समय होगी, और इसमें आप किस तरह से जुड़ करके अपने यहाँ अभय ग्राम, शहरों में अभय धाम, इनकी स्थापना करने का संकल्प यदि आप लेते हैं तो आप सही अर्थों में शहरीकरण और वैश्वीकरण से जूझ रही मानवता को बचा पाने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ करेंगे। आपका मंगल हो। परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी, गायत्री माँ से प्रार्थना, गौ माता से प्रार्थना कि आपको सद्बुद्धि दें और आप भी इस कार्य में पुरुषार्थ हेतु आगे बढ़ें, अपनी पूरी लगन के साथ काम करें। जितना आपके अंदर साहस हो उतना काम करें, क्योंकि गौ बचेगी तो राष्ट्र बचेगा, गौ बचेगी तो भूकंप नहीं आएंगे, गौ बचेगी तो प्राकृतिक आपदाएं नहीं आएंगी, गौ बचेगी तो अकाल नहीं होगा, गौ बचेगी तो सही अर्थों में कहा जाए
सत्युग फिर से आएगा। सत्युग की वापसी सुनिश्चित करने के लिए गौ माता को बचाने का प्रयास कीजिए।